Hello students, today we are going to discuss some another problem based on the quadratic equation. इससे पहले हमने किया था प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजेस एंड द नंबर्स and the problem related to different numbers. Now we are going to discuss problem based on time and work. तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क ए टेक्स 6 आवर लेस देन बी. तो किसी काम को करने के लिए जो ए है वो क्या लेता है, 6 आवर कम लेता है देन बी. उसके बाद इफ़ टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स, फाइंड हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क. तो क्या करेंगे इसमें, देखो हमें दिया हुआ है किसी काम को करने के लिए जो ए है वो क्या लेता है 6 आवर्स लेस देन बी, मतलब बी से क्या लेता है वो 6 आवर्स कम लेता है. तो हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि हमें किसको एक्सलेट करना है, कौन सी जो वेरिएबल है वो किसके ऊपर डिपेंड करी है. जो हमने एक्सलेट करना है वो किस पे डिपेंड करेगा, हम कैसे लेंगे उसको, जो वैल्यू दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होगी. फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क ए टेक्स 6 आवर्स लेस देन बी. इफ़ टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 13 आवर्स 20 मिनट्स. अगर वो दोनों क्या कर रहे हैं, अपना काम पूरा करने के लिए 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स ले रहे हैं, देन फाइंड हाउ मच टाइम विल बी अलोन. तो हमने क्या निकालना है कि बी कितना टाइम लेगा उस काम को करने के लिए. सो अब हमारी जो x की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करिए, जैसे कि हमें पता है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क a टेक्स 6 आवर्स लेस देन b, मतलब कि जो a के आवर्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, b के. तो हम मान के चलेंगे लेट b alone takes x hours to complete the work. ठीक है, तो फिर a कितने लेगा, a टेक्स x माइनस 6 आवर्स. ठीक है, हमें पता था कि b जितना टाइम b ले रहा है उससे 6 आवर्स लेस ले रहा है कौन, a. तो हमने ले लिया जो b को हमने x आवर्स लेट कर लिया टू कंप्लीट द वर्क, और a कितना लेगा x माइनस 6 आवर्स. ठीक है, तो अब उसने कहा है नेक्स्ट लाइन में दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स. ठीक है, तो ये अगर दोनों क्या कर रहे हैं, अपना काम कंप्लीट करने को 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसको 1 यूनिट ऑफ वर्क निकालेंगे ए और बी का. तो बीज 1 यूनिट वर्क कितना होएगा, वो कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, x आवर्स. तो 1 यूनिट ऑफ वर्क किसके इक्वल होएगा, वो 1/x आवर्स के. सिमिलरली जो a का 1 यूनिट ऑफ वर्क होएगा, यूनिटरी मेथड ही लगाया है इसमें, वो x माइनस 6 आवर्स होएगा. ठीक है, अब हमें दिया गया है कि ये दोनों काम करने के लिए कितना टाइम लेते हैं, 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स. 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स. तो याद रखना हमें हमेशा क्या करना है, ये पूरी इक्वेशन को आवर्स में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, 13 आवर्स इस 20 मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 20/60. तो ये हमारा सॉल्व करके क्या बन जाएगा, 40/3 आवर्स. ठीक है, मतलब कि वो टोटल काम करने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं, 40/3 आवर्स. पर हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि हमने इसको 1 यूनिट ऑफ वर्क में कन्वर्ट करना है. तो हमारा a का 1 यूनिट ऑफ वर्क कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि a और b जो टाइम ले रहे हैं वो किसके इक्वल है, 13/60.
13 आवर्स 20 मिनट्स के इक्वल। तो ए 30/40। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3/40 क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को 1 यूनिट ऑफ वर्क चाहिए था, ये कंप्लीट वर्क है। इसको हम अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मैंने एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर दिया। ये हमारा कन्वर्ट होके बन गया 2x माइनस 6/x² माइनस 6x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 80x 240 ठीक है। आप इस इक्वेशन को अरेंज करिए तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। हमने इसको सॉल्व करने के वेरियस मेथड सीखे, आप कोई भी मेथड लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 3 इन तीनों में कॉमन नहीं है तो हम नहीं निकाल रहे। हम क्या करेंगे, 3x² को 240 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन कोई भी मेथड आप लेके उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे फैक्टर्स बनेंगे 3x² माइनस 90x प्लस 8x x माइनस 30 x माइनस 30। तो हमारे पास फैक्टर्स बन गए x माइनस 30 और दूसरा बन गया 3x माइनस 8 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 8/3। ये 8/3 टाइम जो वर्क है वो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, तो इसको हम कैन रिजेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 30, दैट इज बी कितना टाइम लेगा 30 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, बस याद रखना है इसमें जब हमने वर्क के क्वेश्चन करने हैं तो हमें हमेशा जो भी टाइम दिया हुआ है सबसे पहले हम निकालेंगे कि किसका वर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि मेरे क्वेश्चन में ए का वर्क बी के ऊपर डिपेंड कर रहा था तो मैंने बी को लेट कर लिया। बी को लेट करके फिर मैंने क्या किया, उसके साथ ए की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, टाइम एंड वर्क में हमने क्या करना है, 1 यूनिट ऑफ वर्क बोथ का निकाल लेंगे। फिर निकाल के क्या करेंगे, जो हमें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें उस इक्वेशन को रिड्यूस करना है। ट्रांसलेट करके फिर हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली है। फिर आप जो भी मेथड चाहो वो लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम related to quadratic equation is problem based on geometrical figures। geometrical figure like कोई triangle, कोई circle या फिर कोई भी geometrical shape हो सकती है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड इज 7। दैट इज हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका हाइपोटेन्यूज कितना है 13 एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड इज 7। इन बाकी जो दोनों साइड्स हैं उसमें कितने का डिफरेंस है 7। फाइंड द रिमेनिंग साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल को हम पहले ड्रॉ करते हैं जिसमें एक एंगल 90 का होता है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो 13 दिया हुआ है और इन दोनों साइड्स का डिफरेंस कितना है 7। तो अगर हमें एक साइड पता चल जाए, पहले भी हमने डिफरेंस ऑफ नंबर वाले क्वेश्चन किए थे, अगर हमें एक साइड पता है और दूसरी हमने निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक को लेट कर लेंगे x, तो दूसरी क्या बन जाएगी x प्लस 7। तो देखने से ही पता चल रहा है कि जिसकी साइड x है वो क्या है, शॉर्टर साइड है, और जिसकी ये बड़ी है उसमें x में 7 कुछ ऐड हो रहा है, दैट इज ये साइड क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द शॉर्टर साइड बी let the shorter side be x
तो लॉन्गर साइड क्या होगी फिर, x प्लस 7, ठीक है, सेंटीमीटर, बिकॉज दीज आर लेंथ्स, ठीक है। अब हमारे पास और कुछ नहीं है, तो अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसमें हम क्या करेंगे, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, जो हमें पता है पाइथागोरस की थ्योरम क्या होती है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, इस पर आइडेंटिटी खोल देंगे, इज इक्वल टू 169। जब इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन जाएगा, 14x एज इट इज 49, ये 169 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 120। ठीक है, में हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। इन सब में से 2 कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12, और एक आ जाएगी x की वैल्यू 5। ठीक है, x की ये हमने -12 वाली वैल्यू को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज कभी भी किसी चीज़ की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू 5 इज द राइट आंसर, x इज इक्वल टू 5, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारी बाकी की साइड्स क्या आ गई, हमारे पास सॉल्व हो गई, हमने जो फाइंड करना था कर लिया। तो बेसिकली जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आए तो उसमें हमने सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम का ही करके ही हमने उसे सॉल्व करना होएगा इन ईच एंड एवरी केस। बट इसकी हमारे पास कंडीशन क्या आएंगी कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, समटाइम हाइपोटेन्यूज के साथ कोई रिलेशन दिया होएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करना है, उसी इक्वेशन में उसको ट्रांसलेट करना है। So our next problem is problem based on distance, speed and time. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम का, मतलब इसके तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर। जब हम किसी कार की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते हैं, द टाइम ऑफ जर्नी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इज रिड्यूस्ड बाय 36 मिनट। जो हमारा डिस्टेंस था, जो हमने कवर करना था 72 किलोमीटर का, उसकी वहाँ पहुँचने के लिए हमें 36 मिनट क्या करते हैं, कम लगते हैं। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, हमने ओरिजिनल स्पीड फाइंड करनी है। अब इसे हमें पता है कि हमने जो फाइंड करना है उसी को ही हम लेट करके चलेंगे। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, let the original speed of the car is equal to x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कि इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए क्या हो रहा है, हमारे पास टाइम कितना लिख रहा है, x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। तो टाइम टेकन टू कवर 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि अगर हमारे पास स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम कितना लगेगा। आप सबको पता ही है कि स्पीड क्या होती है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम टाइम को निकालें तो टाइम क्या बन जाता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन बाय इट टू कवर
2 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 72/x आवर्स। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट वो कह रहा है कि उसने क्या कर दी, स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया। नाउ जो अब स्पीड है, न्यू स्पीड क्या होगी कार की, इज इक्वल्स टू x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब हमने स्पीड बढ़ाई तो फिर वो कितना टाइम लेगा। अब आप सोच रहे होगे कि मैं टाइम के साथ ही क्यों इसका रिलेशन निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों का, जब ओरिजिनल स्पीड कितनी थी और उसके बाद जो कितनी स्पीड थी उसके साथ हमें रिलेशन दिया गया है, तो इसलिए मैंने दोनों की तरफ से जो हमारी स्पीड थी वो निकाल ली। स्पीड हमने x ले ली, न्यू स्पीड ले ली x प्लस 10, तो इसका टाइम अब कितना लेगी, अब ये कितना टाइम लेगी, टाइम टेकन बाय द कार टू कवर 72 किलोमीटर। तो अब कितना टाइम लेगी ये कवर करने के लिए, 72/x प्लस 10 आवर्स। ठीक है, अब हमें दिया गया था, हमारे पास गिवन था कि टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बाय 36 मिनट। जब हम पहले वाली से मतलब स्पीड बढ़ाते हैं तो जितना जर्नी को टाइम लगा था उससे 36 मिनट कम लग रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो इसके साथ टाइम था उसको अगर हम इस वाले टाइम से माइनस कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो हमारा 36 मिनट्स है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम जो है इज रिड्यूस्ड बाय 36 मिनट दिया हुआ है हमें। ठीक है, विच इम्प्लाइज 72 जो पहले वाला टाइम था उसमें से अगर दूसरे वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 36 मिनट्स हैं। अब देखा जाए ये टाइम दोनों क्या है, हमने आवर्स में लिखे हैं और ये टाइम कितना है, मिनट्स में है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 36 मिनट्स को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में, तो 60 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। अब ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रखना अगर यहाँ पे आवर्स में टाइम है तो यहाँ पे भी आवर्स में ही होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, 72 को आप बाहर निकाल लो, अंदर सॉल्व करो, x प्लस 10 36/60, 36 और 72 कट गए। ठीक है, तो अब हमारे पास नीचे यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1/, ये 2 नीचे चला गया, (10/x). ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 इज इक्वल टू x प्लस 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1200 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x, विच इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200। अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओ तो क्या बनेंगे, प्लस 40x माइनस 30x। सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -40 और x की वैल्यू 30। स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो न्यू ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 30। ठीक है, अब एक बार इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। जो ये प्रॉब्लम है वो बेस्ड है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के ऊपर। हमारे पास क्वेश्चन था, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर द टाइम ऑफ अ जर्नी फॉर अ डिस्टेंस 72 किलोमीटर इज रिड्यूस्ड बाय 36 मिनट। कहता है कि अगर हम
किसी भी कार की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते हैं तो जो वो टाइम ले रही थी 72 किलोमीटर वो रिड्यूस हो जाता है बाय 36 मिनट्स। हमने ओरिजिनल स्पीड फाइंड करनी है, तो इसमें हमें अननोन क्वांटिटी क्या लेनी है, कैसे लेनी है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमने ओरिजिनल स्पीड फाइंड करनी है। तो हमने ओरिजिनल स्पीड को ऑलरेडी x मान लिया। हमने मान ली कि जो स्पीड ऑफ अ कार है वो किसके इक्वल है, x किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारे पास जो इन दोनों का रिलेशन है वो किसके साथ है, टाइम के साथ। तो बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा आपको किसके साथ इस चीज़ का रिलेशन दिया हुआ है। जैसे कि मेरे पास दिया हुआ था टाइम के साथ, तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया। टाइम टेकन बाय इट टू कवर 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये मैंने बताया था स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हर केस में यही वाला फॉर्मूला लगेगा, पर आपको डिपेंड करेगा कि आपकी इक्वेशन में किस चीज़ के साथ आपका ये रिलेशन है। समटाइम इसका डिस्टेंस के साथ भी हो सकता है, समटाइम स्पीड के साथ भी हो सकता है। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो ये क्या है, 72 किलोमीटर इज इक्वल टू 72 अपॉन एक्स, क्योंकि टाइम हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम 72 उसने कवर करना है। स्पीड क्या है, पहले केस में एक्स है और दूसरे केस में हमारी स्पीड हमने कितनी बढ़ाई है, 10 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग हमने इसको बढ़ाया है। तो उस केस में जब स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो टाइम टेकन बाय कार टू कवर 72 किलोमीटर, तो हमारे पास कितना टाइम होगा, 72 अपॉन एक्स प्लस 10। तो हमें दिया गया था कि जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ओरिजिनल स्पीड है, जो ओरिजिनल स्पीड के साथ जितना टाइम लग रहा था एज कम्पेयर टू अगर हम दूसरी के साथ उसको कंपैरिजन करें तो वो क्या है, 36 मिनट कम ले रही थी। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, 72 अपॉन एक्स माइनस 72 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल 36 अपॉन 60। इन दोनों में से 72 कॉमन निकाल लिया, अंदर मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, नहीं निकालना चाहते कॉमन तो मत निकालो, उसका भी कोई ज़रूरी नहीं है, वही इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। बस ये कि क्वेश्चन कम्प्लेक्स थोड़ा कम होएगा। इसको मैंने इसके साथ कट किया तो 2 सॉल्व किए, ये सारा फैक्टर्स बनाए तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30। तो स्पीड ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन इज, ये भी स्पीड डिस्टेंस के ऊपर ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन है, अ मोटर बोट हु स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर goes 12 kilometer downstream and come back in a total time of 3 hours. Find the speed of the stream. तो मेरा क्वेश्चन क्या है, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, goes 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड कम बैक अ टोटल टाइम ऑफ 3 hours, और वो वापस कितने में आती है, 3 hours में। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें स्टिल वाटर की स्पीड पता है, हमने किसकी स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो लेट द, अब मैंने बताया था कि इसमें आपको पता चल जाएगा आपने किसको एक्स सेलेक्ट करना है। तो वेरी इजी, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, एक्स, तो हम लिखते हैं लेट द स्पीड of the stream is equal to x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम। तो हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम में जब हम जाते हैं तो स्पीड क्या होती है, हमेशा ऐड होती है, दैट इज ये हो जाएगी x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम में ये स्पीड क्या हो जाती है, नेगेटिव। ठीक है, आल्सो द टाइम टेकन टू गो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए कितना टाइम लगता है इसे, 3 hours। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे डाउन स्ट्रीम
जाने के लिए, टाइम टेकन टू गो to go 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जाने के लिए ये टाइम कितना लगता है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है हमारे पास, x+9, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। और ये कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 12, ठीक है। तो ये कितना टाइम लेगी, 12/x+9 आवर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट जब हम बात करेंगे टाइम टेकन टू गो टू कम बैक, तो कम बैक के लिए ऊपर आएगी ये, दैट इज हमारे पास क्या कि या हम कह सकते हैं कि अपस्ट्रीम आने के लिए कितना टाइम लेगी, तो ये कितनी हो जाएगी 12 क्योंकि डिस्टेंस तो इसने 12 किलोमीटर ही तय करना है इसने, तो ये होएगा 12/9 - x किलोमीटर, सॉरी आवर्स, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है कि ये डाउनस्ट्रीम जाने में और बैक आने में टोटल टाइम कितना लेती है, 3 आवर्स। अब इसका रिलेशन भी किसके साथ है, टाइम के साथ है। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों का, दैट इज इन दोनों का टाइम दिया हुआ है इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो हमारे पास गिवन है 12/9 + x + 9 - x इज इक्वल टू 3। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हमारा बन जाएगा नीचे 9 + x (108) + 108। जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो 108 + 108, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 108 × 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, 81 - x² इज इक्वल टू 3। इसको इसके साथ कट करेंगे तो ये आ जाएगा 36, ठीक है, ठीक है। आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये नीचे 1, तो आपका ये बन जाएगा, सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 36 × 2 इज इक्वल टू 81 - x²। तो ये आ जाएगा आपके पास 36 × 2 72 इज इक्वल टू 81 - x²। ऑन सॉल्विंग x² इधर ले आओ, 81 - 72, x² इज इक्वल टू 9, दैट इज x की वैल्यू कितनी होगी, ±3, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू हम ले नहीं सकते क्योंकि ये स्पीड है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो ये रिलेटेड थी हमारी मोटर बोर्ड की प्रॉब्लम, स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ वाटर इन स्ट्रीम। तो जो हमको दिया हुआ था वो हमने पहले लिख लिया था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x km/h। हमने एक बार डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाली, एक बार अपस्ट्रीम की निकाली, दैट इज नीचे जाने ऊपर आने में वो कितनी स्पीड से आएगी उसको हमने लिख लिया। हमें गिवन था कि एक मोटर बोट जिसकी स्पीड क्या है 9 और उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जितनी स्पीड से वो नीचे जा रही है उतनी स्पीड से ऊपर आ रही है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू x km/h। स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम कितनी होगी हमारे पास, x+9। हमें पता है जब कोई भी चीज़ नीचे जाती है, दैट इज डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या होती है, x+9, और अपस्ट्रीम में कितनी होती है, 9 - x। टाइम टेकन टू गो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब मैंने टाइम ही क्यों निकाला, क्योंकि मेरा इसका फिर से रिलेशन किसके साथ दिया हुआ था, टाइम के साथ दिया हुआ था। तो टाइम टेकन टू गो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 12/x+9, और कम बैक आने में कितना लगेगा इसको, अपस्ट्रीम आने में, तो दैट इज स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, 9 - x, पर डिस्टेंस तो उसने 12 किलोमीटर ही कवर करना है। अब हमारे पास दिया गया था कि जो टाइम टेकन, इसके लिए जो टोटल टाइम लग रहा है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का, वो कितना है, 3 आवर्स। अब देखो यहाँ पे ये 3 आवर्स ही थे,
जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये 3 आवर्स है, यहाँ पे भी टाइम आवर्स में होना चाहिए तो इधर भी आवर्स में ही होना चाहिए। अगर हमने ऊपर निकाला हुआ है तो यहाँ पे लिखा किलोमीटर पर आवर, तो ये सेम है, तो इसको हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे हमने क्या किया, फिर एलसीएम लिया, 9 + x 9 - x, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, आपको एलसीएम लेना सिखाया हुआ है, 9 + x 9 - x, इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, जिससे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे स्पीड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस हो गए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमने क्या करना है, प्रॉब्लम्स जो सीपी और एसपी के ऊपर बेस्ड है, दैट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के ऊपर। एक क्वेश्चन हम उसका भी एक लास्ट प्रॉब्लम है जो इसमें है, जो हमने डिस्कस करनी है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सो वर नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सीपी एंड एसपी। देखिए क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹24, किसी आर्टिकल को अगर हम 24 रुपीज़ के ऊपर बेचते हैं, अ ट्रेडर लूजेज एज मच % एज द कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है उससे उतना क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ऑफ द आर्टिकल। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल बी ₹x, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि सीपी ऑफ द आर्टिकल कितना है, ₹x। तो उसने हमें कहा हुआ है कि जो उसके लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, एज मच % एज द कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना उसका कॉस्ट प्राइस है, x% किसका, उसका ऑफ उसका कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। तो x% मतलब x/100 इंटू कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, ₹x, मतलब जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उतना % क्या हुआ, उससे लूज हुए हैं, विच इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, x² इज इक्वल टू x²/100, ठीक है। तो अभी हम पता है यहाँ पे जो हमारे पास एसपी होता है, हमारे पास अब एसपी गिवन है 24 रुपीज़, ठीक है। जो एसपी है वो किसके इक्वल है, हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। हमने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला, जब हम किसी चीज़ का एसपी निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है, सीपी माइनस लॉस। तो सीपी हमारे पास कितना है, एक्स, हमने लॉस निकाला हुआ है, कितना उसे लॉस हुआ है, x²/100। एसपी कितना हमारे पास, 24, ठीक है। तो 24 इज इक्वल टू 100x माइनस x²/100, ये मैंने एलसीएम लेके लिख दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² माइनस 100x प्लस 2400। अगर आप इसके फैक्टर्स निकालो तो आपके फैक्टर्स बन जाएंगे x² माइनस 60x माइनस 40x प्लस 2400, x माइनस 60, 40 x माइनस 60, x माइनस 60 और x माइनस 40, x इज इक्वल टू 60 और 40। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, दैट इज सीपी इज इक्वल टू ₹60 और ₹40, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी, एक बार हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीपी एंड एसपी, दैट इज कोई सेलिंग प्राइस कोई कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना होएगा इसमें। तो हमारे पास क्या था, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹24, हम अगर किसी आर्टिकल को 24 रुपीज़ पे बेचते हैं तो जो उसका ट्रेडर था उसे लूज होते हैं एज मच % एज द कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उसका उतना ही % ऑफ दैट आर्टिकल। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस।
तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल बी ₹X, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। हमें दिया गया जो लॉस है उसका वो किसके इक्वल है? X% ऑफ सीपी, मतलब जितना सीपी था उसका X%। ठीक है, क्योंकि विच इज इक्वल टू X/100 इंटू ₹X। सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया? X²/100। SP इज इक्वल टू 24। ठीक है, हमें SP दिया गया था, हमारे पास फॉर्मूला होता है जो SP है, जो सेलिंग प्राइस है, वो किसके इक्वल होता है? CP माइनस लॉस। ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लिख देते हैं। ठीक है, तो CP माइनस लॉस, लूज कितना हुआ इसे? लॉस्ट कितना हुआ है? 24 इज इक्वल टू X माइनस X²/100। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 100 इधर चला जाएगा। ठीक है, 100x माइनस X²/100 इज इक्वल टू 24, विच इम्प्लाइज X² माइनस 100x प्लस 2400 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसको फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व किया तो मेरे पास x की वैल्यू एक आ गई 60 और एक आ गई 40। तो दोनों ही पॉजिटिव है, ये दोनों ही वैल्यू क्या है? पॉसिबल है। देयरफॉर इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो 60 भी हो सकता है, वो 40 भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ हमारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो हैं क्वाड्रेटिक की वो ख़त्म होती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर पे हम कुछ इसकी मिसलेनियस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है,